हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि इस टॉपिक से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके BHU BCom एंड MCom एंट्रेंस में। तो हमने ऑलरेडी आधा टॉपिक तो कवर कर ही लिया है, आधा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और मैं एक एक चीज़ों को यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जो जिसको पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से उसको भी कर लें, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन या पार्ट 1 या पार्ट 2 की जो नोट्स था, ओके, तो नोट्स मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ओके। तो अब हम लोग जब टाइप पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, सर्कुलर, डायगोनल, तो वहाँ पर हमने देखा ही किस टाइप से जो कॉम्बिनेशन है वो किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे क्या फॉर्म है उसके। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये होती है कि इन लोगों को एकजुट रहना होता है, यहाँ पर एकत्रित रहना होता है, ताकि अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, अफेक्ट करती है, कुछ भी ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पर ना कोई प्रोड्यूसर का लॉस हो, ना कोई सेलर का लॉस हो, ना किसी बिजनेसमैन का, ना कोई एंटरप्रेन्योर का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती हैं, वो हमारे फॉर्म्स में देखे जाते हैं। फॉर्म्स इसीलिए यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं और कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ज़बरदस्ती आपको कहा जाएगा कि हाँ कंपलसरी आपको आना है और ये आपके फॉर्म बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, यहाँ वॉलंटरी होता है सभी चीज़ें, जिसको हम लोग भी आगे पढ़ने वाले हैं। सब कोई वॉलंटरी होता है एग्रीमेंट, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म्स की बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म है हमारा एसोसिएशन, ओके। सेकेंड है हमारा फेडरेशन, थर्ड है कंसोलिडेशन। तो 3 फॉर्म ही हैं हमारे जिस पर ये पूरा टॉपिक होने वाला है। और उसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप में, है ना, ये चीज़ें ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी हैं। एसोसिएशन है तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फेडरेशन है तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और डिवाइड हैं तो क्या अलग वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन में देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, उसके अंदर के टाइप, ट्रेड एसोसिएशन क्या होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होगा, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स क्या होंगे। फेडरेशन की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा सेकंड फॉर्म है तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी या कोई ना कोई कमी रही होगी, जो कि फेडरेशन हमारा या सेकंड फॉर्म हमारा रेडी हुआ, सेकंड में कमी होती है तो थर्ड बनाया जाता है। तो इसी तरीके से ये आगे आपके फॉर्म होने वाले हैं। फेडरेशन में आप देखोगे तो पूल और कार्टेल के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन में आप आएंगे तो कंसोलिडेशन में हम पार्शियल कंसोलिडेशन, कंप्लीट कंसोलिडेशन, उसके अंदर हम ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, होल्डिंग कंपनी, मर्जर, अमलगमेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने एसोसिएशन पे कि एसोसिएशन क्या होता है। हम लोग एक एग्जांपल देख के बात करते हैं कि जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ही पूरी दुनिया में अकेले हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो आपको पता है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट ही और लोग भी बना रहे होंगे, बस थोड़ी सी क्वालिटी चेंजेस आते हैं, किसी के जो प्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है, किसी ने अपनी कॉस्ट को कट ज़्यादा कर दिया होता है, किसी ने कॉस्ट कम कट की होती है, कोई प्रॉफिट ज़्यादा रख रहा होता है, कोई कम रख रहा होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस बस आते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे मार्केट में किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, राइस हो गया, वीट हो गया, या उसके अलावा हम किसी फ्रूट्स के बारे में देखें तो पर केजी इतना हो गया, इस टाइप से ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये एसोसिएशन डिसाइड कर रही है। जो भी हम देखते हैं कि हाँ, जब हम पर्टिकुलर एक ग्रुप में हैं, वर्क कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आए हैं, तो हम खुद से तो सेट करेंगे नहीं पूरा प्राइस ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि एसोसिएशन इसीलिए बनाया गया है कि
आप तो लॉस में ना हों, साथ में आपके चक्कर में और लोग भी लॉस में ना चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एसोसिएशन इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करता है। और जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं ना, आप किसी ना किसी पर्पज़ से काम कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है कि किसी को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान देता है। तो फर्स्ट था हमारा एसोसिएशन। आप ऑलरेडी समझ ही गए कि एसोसिएशन का मतलब क्या है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। दीज आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दियर कॉमन इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारा एसोसिएशन होता है वो जो भी मेंबर्स वहाँ काम कर रहे हों सबके म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये चल रहा होता है। और सेकंड चीज़ हमारी क्या है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर कोई भी कंपलसरी नहीं है, किसी ने भी ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि हाँ आप आओ यहाँ पर और आके ज्वाइन हो हमारे एसोसिएशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। ट्रेडर्स भी जुड़ते हैं, बिजनेसमैन भी जुड़ते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रोटेक्ट करना होता है क्या? कॉमन इंटरेस्ट को। फिर हम आगे बात करते हैं दे एक्ट एज सेल्फ रेगुलेटर्स ऑफ ट्रेडिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है, द एक्ट एज सेल्फ रेगुलेटर्स ऑफ ट्रेडिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है एसोसिएशन की ज़बरदस्ती कि आपको ये एक्ट फॉलो करना है या प्रैक्टिसेस ये फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो मेंबर्स हैं वहाँ पे वो सेल्फ अपना एक्ट कर रहे हैं, जो उनके डिसीजन है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन एसोसिएशन बस एक प्राइस को या फिर आपकी डिमांड्स को जो होता है ना वो वहाँ पे सेट करता है, सप्लाई कैसे देनी है ये सब चीज़ें बताता है। और यहाँ पर जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि वॉलंटरी है और म्यूचुअल एग्रीमेंट है यहाँ पे, तो कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और कोई कंपलसरी आपसे नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसकी एक कमी बस यही थी कि यहाँ पर हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल एग्रीमेंट होता तो वो रिटन होता, एक्ट के बेसिस पे होते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल वे में है। तो जैसा आप फ्रेंडशिप में कह सकते हैं कि हाँ भाई ये काम करना है, अब वो काम हो ना हो वो उसके ऊपर है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हमारी कोई चीज़ ऑलरेडी मेंटेन या अच्छे ढंग से होती है, रिटर्न में होती है, लीगली वे में होती है, तो वहाँ पर ये सारी कभी इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी कि एसोसिएशन में इनका इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, जो भी था ओरल बेसिस पे था। करना है फॉलो तो कर लो, नहीं करना है तो ना करो। आगे हम बात करते हैं इट इज़ सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आपने जान लिया सबसे पुराना कॉम्बिनेशन से कहा जाता है और सबसे सिंपल कहा जाता है कि भाई आओ और ज्वाइन हो जाओ और चीज़ें करते रहो। और इसको सबसे अगर बात की जाए तो इसको लूजेस्ट फॉर्म भी बोला जाता है, सबसे लूज़ है, सबसे बेकार है। आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो ट्रेड एसोसिएशन, ये सेम है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है कि एसोसिएशन अलग हो गया ट्रेड एसोसिएशन अलग हो गया। बस यहाँ पर ट्रेड जुड़ गया है। और आप जानते हो यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही होगी ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स की हमारे। तो हम लोग जान लेते हैं, आगे पढ़ते हैं कि अ ट्रेड एसोसिएशन कम्स इनटू बीइंग व्हेन बिजनेस यूनिट्स इंगेज इन पर्टिकुलर ट्रेड, इंडस्ट्री और इन क्लोज रिलेटेड ट्रेड कम्स टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट्स। तो आपने ये लाइन समझ ली। इसमें यही कहा गया कि जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंगेज हो गए, मिल गए। ठीक है, उनका मेन, और वहाँ पर कौन कौन जुड़ रहे थे? ट्रेड भी जुड़ रहे थे, इंडस्ट्री भी जुड़ रही थी। और आगे बात करें कि उनका मोटिव क्या था। यहाँ पे मोटिव यही था कि उनकी प्रमोशन हो जाए, देयर इकोनॉमी, उनका इकोनॉमिक लेवल अच्छा हो और उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उनको फुलफ़िल करने के लिए सपोर्ट करेगा। बस इसी पर्पज़ से ये लोग काम कर रहे हैं। सच एन एसोसिएशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए नॉन प्रॉफिट बेसिस एंड इट्स मीटिंग आर यूज लार्जली फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी से भी कुछ मांगा नहीं जाता है कि हाँ भाई इतना करना है, आपको इतना पेमेंट दीजिए तो हम लोग यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और अपने साथ जोड़ के काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट का भी कोई यहाँ पर रोल नहीं होता। तो आपने जान लिया, इससे ज़्यादा आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके।
तो देखिए यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास कि ट्रेड एसोसिएशन कंपनीज जो इंडिया में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोकेशन भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक समरी क्या है इस बिज़नेस की। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी फाइल क्या है। अंसुरी एंटरप्राइजेस ग्लोबल चैम्बर मुंबई, मुंबई इंडिया, इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन, जैसे कि इन्होंने क्या लिख रखा है कि हम प्रोवाइड्स करते हैं लेदर गुड्स एंड लेदर एक्सेसरीज, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रमोट इंटरनेशनल फेयर्स एंड RBSMS, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। मुद्रा ग्लोबल है, ये गुड़गांव इंडिया इनका लोकेशन है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ एग्रो कमोडिटीज़, FMCG प्रोडक्ट्स, जनरल ट्रेडिंग, मशीनरी एंड व्हीकल, वुड, मेटल अलॉयज़। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ऑलरेडी सभी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। इन्होंने अपना एक कोटा लिया होता है कि हाँ हम इतनी चीज़ें वर्क कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के रूल्स को ये लोग बताते हैं। आगे कहते हैं कि हाँ इस तरीके से आप काम करिए, इतनी चीज़ों पे इनकी कमांड रहती है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने जान लिया ट्रेड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है ये भी हम जानते हैं। तो ट्रेड यूनियन मेनली मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स। आपने नाम सुना होगा यूनियन। तो भाई जो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर एक यूनियन भी तो होगी वर्कर्स की हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक पर्सन वहाँ पे एज ए हेड वहाँ वर्क कर रहा होता है, जो पूरे यूनियन को या फिर पूरे ग्रुप्स को वहाँ पर संभाल रहा होता है। वहाँ पे वो चीज़ें उनको बताता है कि भाई ऐसी चीज़ें अब हो रही हैं क्रिएट, अब इसका निपटारा ऐसे होना चाहिए। तो बेसिकली ये यूनियन किस काम में आती है वो भी हम देखते हैं। तो पहले आती है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर है। यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अच्छा बिहेवियर रहे। अगर उनको कम पैसे मिल रहे हैं तो वहाँ पर क्या ऐसी बात की जाए या फिर कैसे उसको डील किया जाए कि सारी चीज़ें सही हों, किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो और उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो वो प्रोटेक्ट रहें। दोनों जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हैं वो दोनों सही रहें, एम्प्लॉयर रहें, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं सबका वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा रहे। इस वजह से ये ट्रेड यूनियन जो हैं वो काम करती हैं। इनका मेन मोटिव यही होता है कि सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट रहे, वहाँ पर किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जा रहा हो, ये चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इट इज़ ऑल्सो वॉलंटरी एंड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन का एज अ पार्ट वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी वर्क कर रहा होता है। वहाँ पर कौन होते हैं, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वहाँ पर से कुछ पर्सन जो होते हैं और मिलके एसोसिएट करते हैं, वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। ये आपका रीजनल बेसिस पे हो सकता है, ओके। ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि इट वर्क्स फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स इन पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये हमारे प्रमोशन और प्रोटेक्शन को भी ध्यान देते हैं हमारे मेंबर्स के लिए। तो आपने देख लिया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, ये आप जानते हो। पर्सनस कनेक्टेड विद कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये भी आप समझ गए। दीज आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिटीज़ इन अ रीजन, कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड एज अ होल। आपकी रीजन बेसिस पे होती हैं, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होंगी बिजनेस कम्युनिटीज़, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको हार्म ना हो, ये देखते हैं। कंट्री बेसिस पे हो सकती है, एज अ वर्ल्ड लेवल पे भी होती है। दियर फंक्शन इंक्लूड प्रमोटिंग, सपोर्टिंग, अपोजिंग लेजिस्लेटिव और अदर मेजर अफेक्टिंग द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। लाइक ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, वो आती है या फिर कोई भी रूल आते हैं तो बिजनेस को कितना अफेक्ट कर रहे हैं ये देखते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो एसोसिएट होते हैं, वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, तो वो एक चीज़ें यहाँ पे निर्धारित करते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी है कितना हमें अफेक्ट कर रही है। हमें आगे ऐसा तो ना हो कि हमें बिज़नेस बंद करना पड़ जाए, फिर ये ऐसे प्रोडक्ट की सेल जो गिर जाएगी, या फिर इस तरीके से महंगाई भी आ सकती है, या फिर मंदी आ सकती है, क्या चीज़ ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से विचार करने के बाद आगे वो कुछ एक्शन लेते हैं और उस तरीके से धीरे धीरे अपनी चीज़ों में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। या बदलाव नहीं हो सकता है तो आगे क्या करते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट से कि हाँ ऐसा चीज़ हो रही है और ये सब चीज़ें सही नहीं है हमारे
इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो अंडरटेक द फंक्शन ऑफ रिफरिंग डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़ और आर्बिट्रेज फॉर सेटलमेंट परफॉर्मिंग सच अदर थिंग्स एज मे बी कंडक्टिव एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना डीप भी नहीं पढ़ना है हमें, ये हमें इतना बताते हैं। और इनका मेन काम यही होता है कि हमारे जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट हो हमारे बीच में, या फिर आगे किस तरीके से हमें प्राइसेस को सेट करना है, आगे किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है, ये सब चीज़ें हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नियम दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। अगर बात की जाए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ एग्ज़ाम्पल की, तो हमारा एग्ज़ाम्पल आप आईसीसी ले सकते हैं, और ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। टाइप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका निकनेम क्या बोलते हैं, इसको द वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। फॉर्मेशन इसी की हुई थी 1919 में। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर आगे हम यहाँ देख भी लेते हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। Its over 45 million members in over 100 countries have interest spanning every sector of private enterprises। तो आपने देखा यहाँ 45 मिलियन मेंबर्स हैं, है ना। मेंबर्स का मतलब यहाँ बिजनेसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं ओवर 100 कंट्रीज़ में साथ, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं कि ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हम आगे बात करें कि हर कंट्री में अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। इसी तरह इंडिया में हमारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और आपके अगर और कंट्री से देखना है, जैसे कि इंडिया से अगर हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा क्या नाम है, अरब के साथ, यूएसए के साथ, और हमारा जर्मनी, कोई भी कंट्री से चल रहा है, तो उनके इस तरीके से भी कंट्री वाइज भी बने होते हैं, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और वो लोग उनके बीच में डील करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें उनके रूल्स में होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं आईसीसी जो है वो तो था इंटरनेशनल, और इंडिया लेवल पे हमारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और इज़ द लीडिंग एंड ओनली नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैविंग हेडक्वार्टर इन कोलकाता। तो यहाँ कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और वो 1925 में फाउंड हुआ, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग चैम्बर्स इन द कंट्री टुडे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आईसीसी है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग चैम्बर्स इन द कंट्री टुडे है। आज के दिन में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव जो वर्क कर रहा है, वो हमारा आईसीसी है। तो आप इसको देख सकते हो, ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आता है, बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करें हमारा डी हेडिंग या डी पार्ट हमारा क्या था। पहला ट्रेड एसोसिएशन हो गया, हमने पढ़ लिया, ट्रेड यूनियन पढ़ लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पढ़ लिया। अब हम इनफॉर्मल एग्रीमेंट पढ़ते हैं। तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट, जहाँ पे फॉर्मल कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी प्रोफेशनल वे में नहीं हो रहा है, ये आपका ओरल बेसिस पे हो रहा है, यही सब चीज़ें हैं बस। तो आपने इतनी चीज़ें समझ ली कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट में हमारा जो है सिर्फ़ और सिर्फ ओरल बेसिस पे होता है, तभी ये एसोसिएशन इतना लूज़ पड़ गया कि इसको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, और इसके बाद हमें सीधे फेडरेशन की तरफ जाना पड़ा। तो आप समझ गए इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फेडरेशन। तो हमारी फेडरेशन क्या होती है। एसोसिएशन हमने पढ़ लिया, चारों टाइप हमने देख लिए। फेडरेशन क्या होती है। अब फेडरेशन इज़ द कॉम्बिनेशन, ये भी एक कॉम्बिनेशन है ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का, समझे आप। फेडरेशन भी एक कॉम्बिनेशन है हमारे ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का अंडर अ फॉर्मल एग्रीमेंट। बस यहाँ पर एक प्रोफेशनल वे में, एक लीगल वे में हमारी चीज़ें काम कर रही हैं कि एग्रीमेंट जो है वो लीगल है फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के पर्पज़ से इसको किया गया है, स्टार्ट किया गया, फाउंड किया गया है बाय मेंटेनिंग दियर सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर किसी भी पर्सन का कुछ भी हार्म नहीं होता है, सब लोग इंडिविजुअल वर्क करते हैं, और किसी भी बिजनेस को ऐसा नहीं होता है कि इनका नाम छुपाया जाए, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। इट इज़ वॉलंटरी एंड रिटन एग्रीमेंट। तो ये पहली बात तो ये वॉलंटरी है, आप
यहाँ पे भी किसी ने कंपलसरी नहीं किया है कि आप आओ, ज़बरदस्ती है आपके लिए फेडरेशन जुड़ना। यहाँ पर भी वॉलंटरी है, लेकिन एक केस जुड़ जाता है, यहाँ पर रिटन आपके सामने एग्रीमेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ भी ओरल नहीं है, कुछ भी ओरल नहीं है, सब आपको रिटन बेसिस पे बताया जाता है, कराया जाता है काम, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इज़ टू ओवरकम, इसका जो फॉर्मेशन क्यों की गई थी फेडरेशन की, तो वो इसलिए की गई कि ओवरकम किया जा सके शॉर्ट कमिंग्स और वीकनेस ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो जिस काम के लिए किया गया था वो उसी काम के लिए फेडरेशन भी कर रहा है, लेकिन जो एसोसिएशन जो कमी करता था, जो कमियां रह गई थी, जो चीज़ें एसोसिएशन नहीं कर पाया, तो वहाँ फेडरेशन करेगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन तो आपने देख लिया। अब इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं हमारे, पूल और कार्टेल। तो पूल और कार्टेल हम जो इसको पढ़ेंगे क्या है। तो पूल क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पूल। तो ये एग्रीमेंट होता है किसका? पूल के मेंबर्स का। ऑफ द पूल प्रोड्यूस अ सिमिलर प्रोडक्ट एंड दे वांट टू रेगुलराइज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि पूल ये होता है कि जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, उन लोगों के बीच का एग्रीमेंट। और यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होता है वो मेंबर्स कौन होते हैं? वो होते हैं प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर होते हैं प्रोडक्ट हमारा किस प्राइस पे होना है, किस तरीके से सेट होनी है, ये चीज़ों पे बात की जाती है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है हमारा और उस प्रोडक्ट को क्या किया जाए कि एक सेट ही नहीं किया जाए कि हाँ ये प्राइस होना चाहिए, मोबाइल का इतना प्राइस है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया हमारा, कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारा उसका एक प्रॉपर इतना प्राइस होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा कि एक प्राइस सेट हो गया, पूल की तरफ से एक प्राइस सेट हो गया, हमारी फेडरेशन ने कर दिया कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट इस चीज़ का है, इस चीज़ का प्राइस ये है और इससे ज़्यादा लोगे तो क्या ऐसी कंडीशन होती है कि आपने प्रोडक्ट सेट कर दिया, ये आपके प्रोटेक्ट कैसे करेगा? जैसे कि प्रोटेक्ट तब कर पाएगा जब प्रोडक्ट को आप बेचते हो, सेल करते हो, तो आप ज़्यादा मतलब प्राइस चार्ज करते हो, वो बात तो ठीक है। लेकिन अब ये बताइए कि जब पर्सन क्या करता, उसके पास सेल ही नहीं हो रही है, उसकी डिमांड बहुत कम है, प्राइस को कम में भी सेल करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस पर्सन का तो लॉस हुआ ही हुआ, प्लस प्रोडक्ट की भी क्या हुई, एक कह सकते हैं वैल्यू ख़राब हुई। तो ये चीज़ भी देखी जाती है। तो इसी तरीके से उनको एक प्राइस सेट करना होता है प्रोड्यूसर को कि स्टार्टिंग में हम इतना प्राइस सेट कर दें इस पर कि इससे नीचे जाएगा तो क्या होगा और उससे ऊपर आएगा तो क्या होगा। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती हैं। अब पूल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो हमारा यूएसए में आया 1840 में। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि पूल सबसे पहले ओरिजिन इसका कहाँ हुआ है और हॉरिजॉन्टल वे में हमारा ये काम करता है। ये सेम इंडस्ट्री में वर्क करेगा हमारा। और हैने एंड आरएन ओन्स ने इसको क्या किया, सबसे पहले डिस्कवर किया, इसके बारे में इन्होंने क्या किया, बताया चीज़ों को। तो पूल के बारे में और चीज़ें आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डीप आते भी नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और इसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरा चैप्टर होने के बाद मैं फुल एमसीक्यू आपको बता दूँगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप से आने की आपकी संभावना है। तो पहली बात तो फॉर्मेशन, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोड्यूसर टू कंट्रोल द प्रोडक्शन। तो पहली बात तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर ने इसको इस्टेब्लिश किया। द पूल डिवाइड्स द मार्केट। तो सबका एक मोटिव होता है कि कंपटीशन को कम कर सकें, कि कंपटीशन कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता, कम कर सकता है। तो कम कैसे कर सकते हैं, इसी सब के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। सही है। मेंबर्स क्या कौन होते हैं, पूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के एक कॉम्बिनेशन से पूल बन रहा है। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेजिंग रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय वर्कर्स इन दीज सेक्टर्स, इट एंजॉय प्रिविलेजेस। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ यहाँ पर पढ़ने वाली बात नहीं है, इतना कुछ डीप नहीं आएगा। और रही बात यहाँ पर काइंड्स क्या होते हैं, पूल किस किस टाइप का होता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में जो 1-2 लाइन का जो मीनिंग होगा वो मैं लिख दूंगा इस PDF में, आप उसके बाद पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, फिर भी आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि सब चीज़ें क्या हैं। लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा, इसीलिए मैं इस सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेन पॉइंट हैं जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो काइंड्स ऑफ पूल की बात रही तो आप पढ़ लीजिएगा, प्राइस पूल, आउटपुट पूल, ट्रैफिक पूल, मार्केट पूल, इनकम और प्रॉफिट पूल एंड स्पेकुलेटिव पूल,
पेटेंट पूल, एक्सपोर्ट पूल, एग्रीकल्चर पूल, सेल्स पूल, ये सब हमारा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेल। तो कार्टेल का जो हमारा कॉन्सेप्ट आया था, ओरिजिन इसका हुआ था जर्मनी से। तो पूल पढ़ लिया आपने, पूल था यूएसए से, कार्टेल हमारा है जर्मनी से। तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, द कार्टेल कांट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली कार्टेल है क्या, हम इसको देखते हैं। सबको एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल जो हैं वो आपको चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक अच्छे से समझा पाते हैं। तो पूल आपने देखा कि प्रोड्यूसर जो क्या कर रहा था, वहाँ पर एक प्राइस को सेट कर रहा था। लेकिन कार्टेल क्या होते हैं, कार्टेल में हम ग्रुप वहाँ पे बने हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर इसको एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे यहाँ देखा, द कार्टेल कांट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द फर्म। बिजनेस पर्सन ऑफ द सेम इंडस्ट्री कम फॉरवर्ड। बिजनेस पर्सन जो होते हैं वो इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री के आते हैं, कम फॉरवर्ड एक साथ आते हैं, एंड इस्टेब्लिश कार्टेल टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू एंजॉय द मोनोपोली मार्केट फैसिलिटीज़। द कार्टेल डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कार्टेल हमारा जो बनाया गया इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग वही लोग एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन कार्टेल में क्या होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि इतना प्रोडक्ट आपको इस जगह डिलीवर करना है, आप अपने कार्टेल में रह के चीज़ों को सेल आउट करिए, आप हमारे रीजन में नहीं आइए। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर फेडरेशन ये डिवाइड कर देती है कि इस कार्टेल का इस सीज़न में होना है। ठीक है, यहाँ भी प्राइस फिक्स होते हैं, इसको भी फेडरेशन फिक्स करती है। तभी क्या होते हैं कि प्राइसेस जो होती हैं ऑलमोस्ट लगभग सेम होती हैं। जब बढ़ती हैं दोनों तीनों जो भी बिजनेस होंगे सबकी साथ बढ़ती है और सबकी एक साथ कम होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया फॉर्मेशन, मेंबर्स की बात की है। तो यहाँ पर सेलर्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कार्टेल में जुड़ते हैं। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कार्टेल एंजॉय एडवांटेजेस। तो आपने समझ लिया कि कार्टेल जो हमारा था वो क्या है। आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कार्टेल की, तो ये भी इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको दे दूँगा या मीनिंग बता दूँगा, कुछ इतना डीप पढ़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कंसोलिडेशन थर्ड पॉइंट की, थर्ड हमारा फॉर्म की। तो कंसोलिडेशन क्या होते हैं, द टर्म बिजनेस कंसोलिडेशन refers to the combination of different business units और कंपनी into a single larger organization। तो कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि जब आपकी दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस यूनिट्स या फिर कंपनी एक साथ जुड़ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। बिजनेस कंसोलिडेशन इज़ अ लीगल स्ट्रेटजी दैट इज़ ऑफन इनिशिएटेड। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये लीगली स्ट्रेटजी है क्या करने की, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की, ठीक है, उसको अच्छा करने की। और आपका जो कंपटीशन जो था, जैसे कि अब आप ये बताइए, जब दो एक तरीके सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपने एक उस सामने वाले को क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, आपने उसको क्या कर दिया, अपने साथ मर्ज कर लिया या फिर क्या होल्ड कर लिया, किसी तरीके से भी आप उसके साथ आ गए, एज अ पार्टनर हो गए, दोनों लोग साथ में काम करने लगे, तो कंपटीशन तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। लेकिन आप जब दो लोग मिलकर साथ काम कर रहे हो, आपकी कॉस्ट और सब कुछ बढ़ गया, ठीक है, आपकी कैपिटल अच्छी हो गई, तो सामने वाला आपसे बीट नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कंसोलिडेशन आपने जान लिया, लीगल स्ट्रेटजी दैट इज़ ऑफन टू इम्प्रूव ऑपरेशन इफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग पर्सोनल एंड प्रोसेसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो इट इज़ सुपीरियर फॉर्म, सबसे सुपीरियर फॉर्म है, क्योंकि आपका एसोसिएशन था वहाँ थोड़ी कमी थी, फेडरेशन में जो कमी है, अब उसके बाद कंसोलिडेशन जो है वहाँ पर कमियाँ नहीं होती हैं। वो कैसे नहीं होती हैं हम देखेंगे आगे। इट इज़ सुपीरियर फॉर्म, इसीलिए इसको सुपीरियर फॉर्म कहा जाता है कॉम्बिनेशन का, एंड इम्प्रूव ओवर एसोसिएशन एंड फेडरेशन। तो ये इम्प्रूवमेंट करता है किस पर, एसोसिएशन एंड फेडरेशन पे जो इम्प्रूवमेंट है, उस इम्प्रूवमेंट की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या, कंसोलिडेशन कॉम्बिनेशन। तो अब हम देखते हैं आगे कि इट इज़ क्रिएटेड टू मिटिगेट द वीकनेस ऑफ फेडरेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि फेडरेशन में जो कमियां थी उसको ये ओवरकम करने के लिए तैयार किया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं आपके सामने कंसोलिडेशन में, पहला होता है पार्शियल कंसोलिडेशन, दूसरा है कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो सीधी सी बात है
कि कंसोलिडेशन मतलब आप किसी भी चीज़ को जब एक साथ मिला रहे हो, उसको लार्ज करने के लिए दो से ज़्यादा चीज़ों या दो चीज़ों को मिल के आप क्या कर रहे हो, नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें कंसोलिडेशन में आती हैं आपकी। तो पहली चीज़ ही पार्शियल कंसोलिडेशन, दूसरा है अपना कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो सीधी सी बात इतनी समझिए आप कि पार्शियल कंसोलिडेशन जो है, आप पार्शियल से समझ पा रहे हो, ये हाफ कोई भी एक अंश हो सकता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा यहाँ पर। पार्शियल कंसोलिडेशन में ये होता है आपका। तो हम आगे देखते हैं। अंडर पार्शियल कंसोलिडेशन द कंबाइनिंग यूनिट्स सरेंडर दियर फ्रीडम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टू द कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बट रिटेन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एंटिटीज़ नॉर्मली बेसिकली कंट्रोल एंड मैनेज। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा पार्शियल कंसोलिडेशन वो होता है कि यहाँ पर हम किसी भी कंपनी से क्या कर रहे हैं, आपका कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं अपने साथ, और वहाँ पर आपका कंट्रोल भी है, आपका मैनेजमेंट भी आपका होगा, लेकिन कैसे, पार्शियली, हाफ उसका हाफ आपका। तो यही आपका क्या हुआ, पार्शियल कंसोलिडेशन हुआ। तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं, पहला आता है ट्रस्ट, दूसरा आता है होल्डिंग कंपनी, एंड थर्ड आता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट क्या होता है आपका, ट्रस्ट पहले तो आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सोसाइटी के टाइप का आपका होता है कि इस पे भी आपके पर्सन्स आते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक साथ जुड़ते हैं सोसाइटी में, उन सब कामों को किया जाता है और अपने अपने बेनिफिट अपनी चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और वो बेनिफिट लिया जाता है। इसी तरीके से आपका ट्रस्ट भी होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे एज ए ट्रस्टी वर्क करते हैं, ठीक, एज ए ट्रस्टी आते हैं और वो लोग जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट ओरिजिनेटेड इन द यूएस इन 1879। तो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो 1879 हुआ, देखिए 1879 हुआ, और इसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया। तो फिर उसको 1882 में लाया गया, रीऑर्गेनाइज़ करके, कुछ चीज़ों में कमियों का सुधार करके, या किस तरीके से एक्ट वर्क करेगा, वो सब चीज़ों के वजह से उसको 1882 में लाया गया। लेकिन आप क्या यहाँ जानते हो, तो आप यहाँ जानते हो कि 1879 में ये ओरिजिनेट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज टू चेक आउट कट थ्रोट कंपटीशन एंड टू इंश्योर बेटर इन्फोर्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू पूल्स एंड कार्टेल्स। यहाँ पर बेटर स्टेबिलिटी को ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर यही देखना था कि बेटर स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे, जो पूल्स एंड कार्टेल में नहीं हो पाई थी, उनसे ज़्यादा आपकी अच्छी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना है। A combination trust is an agreement by which the business control is entrusted to the care of trustees। तो ये बेसिकली जाहिर सी बात है कि ये ट्रस्टीज़ के केयर के लिए बनाई गई क्या है, ट्रस्ट है। बाय अ नंबर ऑफ बिजनेस कंसर्न्स इट कंसिस्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ द वोटिंग राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द पोजेसन ऑफ शेयर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अपने शेयर्स को लाते हैं, वोटिंग राइट्स उनकी होती हैं, तो वो लोग आगे हम वहाँ पर इस तरीके से वर्क करते हैं और अपनी इक्वल वोटिंग राइट जो भी उनका ज़्यादा है उस तरीके से वहाँ पर एज अ हेड वर्क किया जाता है। ये सब चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सम ऑफ द इनिशियल ट्रस्ट वर्क। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि पहली जो ट्रस्ट थी वो 1879 में ओरिजिनेट हुई। उस ट्रस्ट का नाम क्या था, द स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट, 1879। लेकिन जब उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया तो 1882 में वो आ पाई रीऑर्गेनाइज होके। तो पहली ट्रस्ट ये हो गई। जैसे कि आपसे ये पूछ देगा कि फर्स्ट ट्रस्ट कौन सी थी हमारी, तो आप बता सकते हो द स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट, और वो कहाँ की थी, तो आप बता सकते यूएसए। नेक्स्ट थी हमारी द कॉटन सीड ऑयल ट्रस्ट 1884। थर्ड हमारी द विस्की ट्रस्ट 1887। उसी तरीके से हम आगे बात करते हैं होल्डिंग कंपनी क्या होती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट जो हमारा यूएसए से निकला है। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, सबसे पहले तो हम नाम से ही समझ पा रहे हो कि होल्डिंग मतलब, या होल्ड करना मतलब किसी को पकड़ लेना, आसान भाषा में।
तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि जब एक कंपनी किसी और कंपनी का 51% मिनिमम, ये आप जानते हो कि 51% जिस कंपनी का किसी और ने क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, मतलब ख़रीद लिया, 51% जो शेयर्स होते हैं, तो उस शेयर्स के साथ ही उसकी कंट्रोलेबिलिटी होती है, ख़त्म हो जाती है, वो सीधे उस पर्सन के पास चली जाती है जिसके पास 51% शेयर्स उस कंपनी के जा चुके हैं। तो उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी क्या करती है, अपने जिस कंपनी को क्या करना है, उसको कंपटीशन ख़त्म करना है, तो उस कंपनी क्या करती है, वो टारगेट करती है और उसके 51% शेयर या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 51% शेयर्स को खरीद कर वो क्या करती है, उस पर पूरी तरीके से अपनी कंट्रोलेबिलिटी बिठा लेती है, अपना मैनेजमेंट रख देती है और वो कंपनी उसकी हो जाती है, कहने का मतलब। तो जो जिस कंपनी ने होल्ड किया है उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी होल्ड हुई है उसको आगे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो आगे हम फिर भी देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट आगे। होल्डिंग कंपनी इज़ अ कॉन्सेप्ट की ऑर्गेनाइज बाय लॉ इन इंडिया एंड द मोस्ट अदर कंट्रीज़। जैसे आप जानते हो कि इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में इसके लॉ हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। अ होल्डिंग कंपनी इज़ एनी कंपनी विच होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अदर कंपनीज़। तो मैंने ऐसा बताया हाफ ऑफ द शेयर आप उसको ग्रैब कर लेते हो, खरीद लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और द कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनीज कॉल्ड द सब्सिडरी कंपनी। तो जब आपने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो सीधी सी बात है कंपनी तो आपकी ही हो गई, लेकिन वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी कंपनी के तौर पे वर्क करती है। फर्दर अ कंपनी विच इज़ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी विल बी द सब्सिडरी ऑफ दैट अदर होल्डिंग कंपनी टू। तो आपने ये तो देख लिया है कि कंपनी जो होल्ड कर रही है वो क्या होगी, हमारी होल्डिंग कंपनी होती है, जो होल्ड होती है उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट भी एक तरीके का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये भी यूएसए में आपका क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, और इसका ओरिजिन होने का रीज़न ये है कि आपकी ट्रस्ट जो है वो ख़राब हो गई थी। उसको क्या किया गया था कि यूएसए में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया ट्रस्ट को, तब वहाँ पर जाके कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का क्या हुआ, उद्गम हुआ, विकास हुआ या डिस्कवर हुआ आप कह सकते हो। इनका ये मोटिव भी यही था कि उसी तरीके से वर्क करना था। द बिजनेस लीडर्स डिवाइज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने नए तरीके का क्या किया, बिजनेस लीडर्स ने कॉम्बिनेशन को शुरू किया, फॉर्म किया, उसको कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहा गया। फॉर कीपिंग नंबर ऑफ कंपनीज अंडर सम काइंड ऑफ कॉमन कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर भी ये सब कही गई है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन विच विदाउट एनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनी इज कंट्रोल्ड बाई अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर और डायरेक्टर। तो ये जो आपकी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को क्या किया गया, उनके ग्रुप से कंट्रोल करवाया गया कंपनीज़ के। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ आपकी आईं और चीज़ें तैयार हुई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन हो रहा है चीज़ों का। तो ये तो आपके हो गए क्या, पार्शियल कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। अब हम देखते हैं कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो कंप्लीट कंसोलिडेशन में आप सीधे सीधे समझ पा रहे हो कि वहाँ पर पार्शियली था, 50% उसने क्या किया, ग्रैब किया, और आधा कंट्रोल उसका हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्या है हमारा कि सीधे सीधे पूरी कंपनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक, तो यही चीज़ें कंप्लीट कंसोलिडेशन होती है। तो कंप्लीट कंसोलिडेशन इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि कंप्लीट कंसोलिडेशन ऐसा फॉर्म है बिजनेस कॉम्बिनेशन का अंडर विच देयर इज़ अ कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ द कंबाइनिंग यूनिट्स। पूरी कंपनी क्या हो गई, कंबाइन हो गई, एंड द सेपरेट एंटिटीज़ ऑफ द यूनिट्स आर सरेंडर्ड। जो भी अलग अलग एंटिटी होती थी, जैसे कि कोई पर्सन दूसरा है, ठीक है, किसी कंपनी नाम से रिबॉक है, एडिडास है, एज एनीथिंग, ठीक है, कोई भी कंपनी है एज एन एग्जांपल, तो वो कंपनी क्या होगी, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएगी। जैसे ही कंप्लीट कंसोलिडेशन आपके सामने होता है, वो कंपनी उसका अपना वजूद खो देगी। ऐसी कंडीशन में वो सरेंडर कर देती है इन फेवर ऑफ द कंसोलिडेटेड यूनिट। किसके ऊपर, कंसोलिडेटेड यूनिट के ऊपर अपना सरेंडर कर देती है और कंप्लीट कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पर
पूरी तरीके से फुल कंट्रोल दे देता है वहाँ पर कि आप आइए और अपनी तरीके से अब इसको काम करिए। यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, अमलगमेशन एंड मर्जर। तो अमलगमेशन ये कंप्लीट कंसोलिडेशन का फर्स्ट आपका टाइप है। तो एन अमलगमेशन इम्प्लाइज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंपनी, ठीक, बाई कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ 2 और मोर कंबाइनिंग यूनिट्स। तो इनका क्या है मोटिव कि ये पहली कंपनी X और दूसरी कंपनी Y, ये क्या करती है, पूरी तरीके से उनको मिला लेगी, मिलाने के बाद नई कंपनी बनाएगी, चाहे Z बना दे, चाहे XY बना दे, चाहे YZ बना दे, एनीथिंग। तो जब दो कंपनी मिलकर एक नए बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, नई असेट्स उसके लिए आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई दो कंपनी मिलकर नई कंपनी को क्रिएट करती हैं तो वहाँ पर अमलगमेशन हमारा होता है। अंडर अमलगमेशन नन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज रिटेन्स इट्स एंटिटी। तो यहाँ पर किसी भी एक कंपनी की एंटिटी बचती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देयर इज़ अ कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग कंपनी। वहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी एग्जिस्ट कर लेती है जो जिसने अमलगमेट किया है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल टुगेदर न्यू कंपनी। वो नई कंपनी बन जाती हैं दोनों मिलने के बाद। आपने अमलगमेशन समझ लिया। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट है मर्जर। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे X है आपके सामने और Y है, इसने X ने क्या किया, Y को ख़रीदा। तो पूरी तरीके से ख़रीद रहा है तो X, ठीक है, X ने क्या किया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब मतलब कि उसने पूरी तरीके से अपने मिला लिया। तो ये कंपनी तो यही बड़ी रही ना X, क्योंकि X ने, तो ये हमारा मर्जर है, ठीक है। अमलगमेशन हम नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं XY मिला करके, और यहाँ पर जो मेन कंपनी है जो ख़रीद रही है वो अपने में मर्ज कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, ये फुल कंट्रोल ले लेगी। इन मर्जर वन और मोर कंपनीज मर्ज विद अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। वो मर्ज करेंगी किसी अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, ठीक है। और द अब्जॉर्बिंग कंपनी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड एनलार्ज इट्स साइज थ्रू मर्जर, ठीक। यहाँ पर कंपनी क्या कर दी जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी और अपनी आइडेंटिटी जो होती है ख़त्म कर लेती है। द कंपनी विच इज़ ऑब्जर्व्ड, जैसा मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड लॉसेस इट्स एंटिटी इन द ऑब्जर्विंग कंपनी। तो यहाँ पर उस कंपनी की क्या होती है, एंटिटी लॉस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं हम कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो ये सब हम आपके क्या थे, फॉर्म थे किसके, बिजनेस कॉम्बिनेशन के। तो आपने ओवरऑल यहाँ पर देख लिया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या हैं, किस टाइप के हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्यों यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कवर हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में हम आपके सामने पूरे चैप्टर के जितने भी आपके सामने बिजनेस कॉम्बिनेशन के MCQ बनते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सब MCQ को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरीज़ होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।